हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल के बारे में। एसएससी सीएचएसएल क्या है? ठीक, ये एक 12th पास जॉब होती है। अगर आपने 12th अभी की है या कभी भी की है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। एसएससी सीएचएसएल क्या है, इसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी योग्यता क्या, इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। फ़िलहाल जो है इसका नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं मालूम है कि एसएससी सीएचएसएल होता क्या है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जिसको पता है तो वो भी इस वीडियो को देखे, भले ही चाहे स्पीड बढ़ा लें, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड बढ़ा लें। यूट्यूब पर ऑप्शन होता है, लेकिन मैं पक्का दावे के साथ कहता हूँ कि आपको इसमें कुछ ना कुछ नया मिलेगा। कुछ चेंजेस हुए हैं आपकी, जो कि आपको भी अगर फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ठीक, अगर एक छोटी सी माइनर सी भी गलती हो गई तो पूरा साल आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे हम कि एसएससी सीएचएसएल क्या है। तो एसएससी सीएचएसएल एसएससी कराती है। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये एक 12th पास जॉब होती है और इसमें 3 तरीके की पोस्ट आती हैं आपकी। एक होती है आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क, ठीक, एलडीसी जिसको बोलते हैं, या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ठीक है, और दूसरी होती है आपकी पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक, तीसरी होती है आपकी डीईओ या डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। सब ऑफिशियल पोस्टिंग है। ठीक है, आपकी इसमें एक 12th मांगते हैं और 12th के साथ ही आपको इसमें कुछ टाइपिंग होनी चाहिए। लेकिन टाइपिंग ज़रूरी नहीं है आपके पास उसका सर्टिफिकेट हो। ठीक है, केवल आपसे आनी चाहिए, बस 12th होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12th है आपके पास तो आप इसको फॉर्म फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी एज लिमिट 18 से 27 जनरल कैटेगरी के लिए है, और अदर कैटेगरी के लिए आपको इसमें कुछ छूट भी मिल जाती है। तो आपकी एज होनी चाहिए 18 तक। 18 कब तक होनी चाहिए? 18 आपकी मेंशन की हुई है नोटिफिकेशन में, 1 जनवरी 2021 तक 18 डेट हो जानी चाहिए आपकी, मतलब एज हो जानी चाहिए। अगर इससे कम रहती है एक भी दिन तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, ज़्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं सिलेबस क्या है, देखते हैं अभी। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसमें एज लिमिट की। आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 27 साल होनी चाहिए एज ऑन 1/1/2021। ठीक है, यानी 1 जनवरी 2021 तक आपकी एज 18 तक हो जानी चाहिए। आपका जन्म जो है वो 2 तारीख यानी 2 जनवरी 1994 से पहले और 1 जनवरी 2003 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस डेट को याद रख लेना आप। और इसमें मैंने जैसे कि बताया, जैसे SC ST या OBC या PWD अदर जो कैटेगरी होती हैं उनके लिए कुछ एज रिलैक्सन भी होता है। लेकिन एज रिलैक्सन कब मिलता है? जब उसके पास, मतलब कि जब आप के पास कोई भी सर्टिफिकेट उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे आप SC ST कैटेगरी से रिलेटेड करते हैं या OBC कैटेगरी से रिलेटेड करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज़ उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब एज लिमिट तो आपकी 18 से 27 होगी जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी अदर कैटेगरी के लिए आपको कुछ छूट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, मतलब किस किस तरीके से एग्ज़ाम होते हैं, क्या क्या आता है इसमें, और कितने एग्ज़ाम होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला होता है आपका टीयर वन होता है, उसके बाद आपका होता है टीयर 2। ठीक है, उसके बाद आपका एक टीयर 3 होता है। टोटल मिला करके इसमें 3 एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट तो खैर सभी हैं, अगर आप एक में भी फेल हो गए तो समझ सकते हैं आप क्या होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है मेन एग्ज़ाम, वो टीयर 1 होता है।
यही आपका मतलब कि डिसाइड करेगा कि आपको सिलेक्शन मिलेगा या नहीं। टियर 1 डिसाइड करता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें देखिए इसकी स्कीम क्या होती है, टियर 1 में क्या आता है। टियर 1 जो होता है आपका मतलब 4 सब्जेक्ट आते हैं इसमें, ठीक है। आपको टाइमिंग जो होती है 60 मिनट का होता है टाइम, यानी 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। 4 सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि पहला इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे इसके और 50 नंबर के। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ये टियर 1 की बात चल रही है अभी आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद टियर 2 की बात करेंगे हम और टियर 3 की भी बात करेंगे। तो टियर 1 की बात कर रहे हैं हम, 25 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 60 मिनट्स का टाइम होता है, मतलब कंप्लीट एग्ज़ाम के लिए, मतलब जो 100 क्वेश्चन आएंगे उसके लिए। फिर बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग। आप निश्चिंत रहिए, मैं दिखाऊंगा इसको जो इसका एग्ज़ाम होता है किस तरीके से आता है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर इसी वीडियो में दिखाऊंगा। 2-3 मिनट के लिए आप देख लेना, ठीक है। जो अभी 2019 में, मतलब जो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2019 में, ठीक, उसका एग्ज़ाम कुछ तो 2020 के मार्च में हुआ था और बाकी का कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया था। तो अभी फ़िलहाल जो लास्ट मंथ ही हुआ है यानी अक्टूबर में उसके एग्ज़ाम हुए हैं। फ़िलहाल अब आंसर की आई है, तो आंसर की आई है तो ओरिजिनल पेपर जो है उसका मैं दिखा दूँगा कैसी रीजनिंग होती है। जिन लोगों को नहीं पता है, स्टूडेंट जो नए हैं जिन्होंने 12th अभी की है, उनको नहीं पता ये क्या होता है, किस तरीके का एग्ज़ाम है, क्या सिलेबस है, तो बिल्कुल पेपर दिखा दूँगा मैं आपको। इंग्लिश किस तरीके की आती है, इंग्लिश आपकी ज़्यादा टफ नहीं होगी, बस 12th लेवल तक की मान सकते हैं। वैसे जो स्कीम होती है उसमें 10th लेवल तक की होती है, लेकिन आप 12th लेवल तक की मान लीजिए। रीजनिंग आपने कभी शायद ना देखी हो अगर 12th की है तो, ठीक है, लेकिन अब आप देख लेंगे, समझ लेंगे, पेपर दिखाऊंगा मैं। रीजनिंग कोई ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं होता, आप इसको नॉर्मली अगर पढ़ेंगे ठीक से तो हो जाती है कवर। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, 25 क्वेश्चन इसके आएंगे, सभी के 25-25 क्वेश्चन आने हैं, 50-50 नंबर के, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। तो मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स आपका ज़्यादा टफ नहीं होता, मतलब कि बस इसमें स्पीड बनानी होती है मेन चीज़, वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, ठीक है। मेन चीज़ स्पीड बनानी होती है और प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। जैसा खुद आपको मालूम है 100 क्वेश्चन है और 60 मिनट का टाइम है। मैथ्स 10th लेवल तक की आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती है आपकी। आप सोचो कि 11th-12th की मैथ आ रही है या आपका ग्रेजुएशन लेवल की मैथ आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। आपका बस 10th लेवल तक की, 10th से पहले की जितनी भी पढ़ी है आपने मैथ, वो सब आती है, ठीक है। जैसे आपका प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल अवेयरनेस आप समझ सकते हैं, इसमें आपका करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं, ज्योग्राफी यानी भूगोल, हिस्ट्री यानी इतिहास, ठीक, और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और पॉलिटी। तो पॉलिटी आती है, ठीक है। तो इसमें आपके लगभग कुल मिलाकर सभी सब्जेक्ट से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। आपका हिस्ट्री से ले लेंगे, 2-3 क्वेश्चन उठा लेते हैं, और मतलब फिक्स कुछ नहीं होता, आपकी साइंस भी आती है इसमें, ठीक है, जीएस के अंतर्गत। तो पहला ये टियर 1 की स्कीम है, 60 मिनट्स का आपके पास टाइम होगा, 60 मिनट्स का टाइम है और 100 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसकी कट ऑफ भी लगभग कितनी जाती है। और एक ख़ास चीज़ याद रखना, इसमें तुक्का बिल्कुल मत मारना, इस एग्ज़ाम में तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है आपकी 0.5 की, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका आधा नंबर सही वाला चला जाएगा, आधा नंबर सही वाला कट जाएगा। और अगर आपने मान कर चलिए आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही चला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो ये थी टियर 1 की स्कीम, ठीक है, टियर 1 की स्कीम। उसके बाद देखते हैं आप टियर 2 के बारे में। टियर 2 में क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है ये टियर 2, 100 मार्क्स का होता है। और इसमें आपको जो टाइमिंग होती है वो 1 घंटा होता है, ठीक है।
100 मार्क्स 1 घंटा। टीयर 2 में क्या होता है, पहले तो टीयर 1 होता है। टीयर 1 होने के बाद आपको उसकी कट ऑफ लगती है। कट ऑफ में जो स्टूडेंट फंसते हैं, ठीक है, जो क्वालिफाई करते हैं टीयर 1 को, वो टीयर 2 में बैठते हैं, ठीक है। बाकी के सब हट जाते हैं अलग। जो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते वो अलग हट जाते हैं, और जो क्लियर कर लेते हैं तो वो टीयर 2 में बैठते हैं। टीयर 2 आपका 1 घंटे का होता है और 100 मार्क्स का होता है। और टीयर 2 आपका ये वैसे तो जितना अच्छा स्कोर कर लो उतना बेहतर ही है, क्योंकि इसके नंबर भी टीयर 1 में ऐड होते हैं। जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें ऐड होते हैं, दोनों की कट ऑफ शामिल, मतलब दोनों के नंबर ऐड होकर के कट ऑफ बनती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है आपका जो टीयर 2 होता है उसमें कम से कम 33% आप जो है क्वालिफाइंग नेचर हो जो होता है, मतलब क्वालिफाइंग नेचर भी कह सकते हैं आप इसको, कि आपको क्वालिफाई करना है। 33% कम से कम आपके आना चाहिए। अगर इतने से कम रहे तो आप बाहर हो जाएंगे यहीं से। वैसे जनरली इतना आ ही जाता है, लेकिन आप जितना ज़्यादा स्कोर कर लो उतना बेहतर है, क्योंकि इसके मार्क्स भी आपके टीयर 1 में ऐड होते हैं, जो फाइनल कट ऑफ बनती है। उसके बाद आपकी समझ सकते हैं कि आप फाइनल कट ऑफ आती है टीयर 2 के बाद। टीयर 2 के बाद फाइनल ही कट ऑफ आती है, और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका इंग्लिश या हिंदी में पूछता है कि आप इंग्लिश में भरना चाहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप हिंदी को ज़्यादा, इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, कि टाइपिंग उसमें आसान होती है, ठीक है। तो टाइपिंग जो होती है कुछ पोस्टों के लिए, मतलब कि जैसा कि इसमें DO के लिए है 35 वर्ड पर मिनट लगभग होनी चाहिए आपके पास। इसमें दिया है की डिप्रेशन, मतलब 8000 DO 8000 की डिप्रेशन होना चाहिए। और DO के लिए आपका कैक के लिए 15,000 की डिप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और LDC, और आपका LDC या आप कह सकते हैं JSA जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए या पोस्टल असिस्टेंट के लिए 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ड्स पर मिनट। सॉरी, इंग्लिश है, इंग्लिश के हैं 35 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी के हैं आपके 30 वर्ड्स पर मिनट। इतने होने चाहिए LDC या JSA के लिए, ठीक है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके वही मैंने बताए थे 8000, मतलब की डिप्रेशन। ये आपका 15 मिनट्स का टाइम होता है इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है 1 घंटे का टाइम हो रहा है, टाइपिंग करते करते थक गए। 15 मिनट्स का टाइम है। बस आपको जो 8000 की डिप्रेशन है ये आपके 1 घंटे के हैं। इस प्रकार से 15 मिनट में आप लगाओगे लगभग 2000 टू 22,000, मतलब 2000 से 2200 के बीच आपके लगभग की डिप्रेशन हो जाएंगे, ठीक है। किसके लिए? DO के लिए। और अगर हम बात करें तो LDC या JSA के लिए, तो आपका इसमें रहता है मतलब कि 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग, और 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश आना चाहिए इतना, ठीक है। मतलब टीयर 1 हुआ, टीयर 1 के बाद उसकी कट ऑफ लगेगी, ठीक। उसकी कट ऑफ लगने के बाद जो भी उसमें कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो टीयर 2 में बैठेंगे। टीयर 2 में आता क्या है उसका सिलेबस नहीं बताया मैं। टीयर 2 में आपको कोई भी टॉपिक दे देंगे, वो ऐसे या लेटर लिखना होता है, कुछ नहीं करना होता है, बस ऐसे या लेटर लिखेंगे आप टीयर 2 में, ठीक है। 1 घंटे का टाइम होता है, 100 नंबर का होता है, और आपको 1 घंटे का टाइम 100 नंबर और 33% पे क्वालिफाई होना ज़रूरी है। मतलब 33% मार्क्स आपको प्राप्त करना ज़रूरी है इसमें, ठीक है। अगर इतने मार्क्स आप नहीं ला पाए तो आप इसमें फेल मारे जाएंगे, मतलब बाहर ही हो जाएंगे एग्ज़ाम से, ठीक है। तो टीयर 2 का कोई सब्जेक्ट नहीं, बस ये है जो आपका कोई भी टॉपिक दे देंगे उससे रिलेटेड आपको ऐसे लिखना है, या फिर लेटर राइटिंग होती है, ठीक है। ऐसे और लेटर राइटिंग ये होती है आपकी टीयर 2 में, ठीक। स्किल टेस्ट, और ये वाला आपका पेन एंड पेपर होता है। जबकि टीयर 1 जो होता है सभी ऑब्जेक्टिव होते हैं, और वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है। ऑनलाइन टेस्ट जिसको बोलते हैं ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पर आपका टीयर 1। और टीयर 2 की बात करेंगे तो ये पेन एंड पेपर होता है। आपको एक कॉपी दी जाती है, उस पर ऐसे लिखना होता है और लेटर लिखना होता है, ठीक है। जबकि टीयर 1 में आपको कंप्यूटर पर CBT होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, ठीक। ऑनलाइन होने के साथ साथ आपको उसमें 60 मिनट मिलेंगे, ऑनलाइन होगा। और ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव, खाली आपको आंसर्स आनी चाहिए, ठीक है। आंसर आना चाहिए, बाकी सारी मैं डिटेल उसकी दे चुका हूँ।
और लेकिन आपको अब एक चीज़ और याद रखनी है इसमें, जैसा मैंने बताया मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक। इसमें क्या होता है, टीयर 1 होता है, टीयर 1 के बाद जो शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं कैंडिडेट, टीयर 1 जो क्वालिफाई कर लेते हैं वो टीयर 2 देते हैं, ठीक है। टीयर 2 देने के बाद फिर टीयर 3 में, ठीक है, इन दोनों की कट ऑफ बनती है। मतलब 3 कैटेगरी में, जब पोस्ट जब 3 है तो 3 कैटेगरी में इनकी कट ऑफ बनती है, डी ओ ग्रेड ए, LDC JSA एंड PSA या SA सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है। इन सब की कट ऑफ बनेगी अलग अलग। उसके बाद आप टीयर 2 में बैठोगे, ठीक है, जैसे आपके मार्क्स आएंगे उसी हिसाब से। मतलब टीयर 2 सभी के लिए है वो। आप टीयर 1 बनोगे, टीयर 1 जब देकर आओगे, क्वालिफाई करोगे तो उसकी कट ऑफ आएगी, फिर उसके बाद आप टीयर 2 में बैठोगे, ठीक है। जैसा कि इसमें दे रखा है, टीयर 2 स्कोर्ड अ मिनिमम 33% मार्क्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन, ठीक है, दिया है। उसके बाद आपका होता है टीयर 3 स्किल टेस्ट, और उसके बाद आपका फाइनली टीयर 2 होने के बाद ही टीयर 3 होता है। और उसी टाइम पर एट द टाइम मतलब क्या होता है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। और वहीं पर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस, मतलब उसी टाइम पर लगभग पोस्ट प्रेफरेंस आपसे मांग लेते हैं, मतलब कहाँ पर आप लेना चाहते हो पोस्ट, कहाँ नहीं। लेकिन ये कुछ आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ कहाँ मिलेगी आपको ये उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आपके अगर मार्क्स अच्छे हैं तो आपको आपकी मनपसंद की जगह मिल सकती है, ठीक है। तो इसका ये प्रोसेस रहता है, उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है बस। लेकिन इस बार एक चेंज ये भी देखने को मिला है कि जब आप फॉर्म फिल करने जाओ तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना, जब आप क्या करोगे, फ़ोटो अपलोड करो फॉर्म में, फ़ोटो अपलोड करो तो अपने फ़ोटो पर डेट ज़रूर डालना, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। रिजेक्ट का मतलब समझते हैं आप, आपकी 1 साल ख़राब हो जाएगी, यानी आपका पूरा 1 ईयर ख़राब हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना, मतलब जब आप फॉर्म फिल करो तो डेट उस पर ज़रूर मेंशन कर देना, ठीक है। और आपका जो फ़ोटो है वो JPEG में होना चाहिए फॉर्मेट, और 20 KB से 50 KB होना चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर भी इसी तरीके से, जो भी कंडीशन दी है आपके वो कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना कि आपका जो फ़ोटो है उस पर क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। और 3 महीने से पहले जो आप जैसे कि आप अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इससे 3 महीने पहले से इसका क्या नहीं होना चाहिए, फ़ोटो नहीं होना चाहिए, 3 महीने पहले तक का, उसके बाद का ही होना चाहिए, ठीक है। और फ़ायदा रहेगा कि अगर आप हैंड टू हैंड और ताज़ा ही फ़ोटो खिंचाओ, ठीक, और तभी फॉर्म भरो और उस पर डेट फिक्स हो, मतलब डेट को मेंशन करें आप किस तारीख का है। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो फिर मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी 12th की है या कभी भी कर चुके हैं, ठीक है, वो फिल कर सकते हैं। और उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, याद रखना कि अगर आप या तो हैं 12th में या हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक, या 10th में, तो अपना बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग रखिएगा। आगे कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी नौकरी मिले और सरकारी जॉब लें आप, मतलब कि 12th करते ही जल्द से जल्द ग्रेजुएशन के साथ ही ले लें आप, तो आपको अपना बैकग्राउंड अच्छा करना पड़ेगा। देखिए कुछ सब्जेक्ट होते हैं आपको सॉलिड करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर CHSL की बात करें, इसमें अच्छी पोस्ट आती हैं और अच्छी पोस्ट अगर मिल जाए तो बेहतर है। और इसके लिए आपको क्या, 10th का ही सारी इंग्लिश आती है, सब 10th की इंग्लिश होती है, मैथ भी आपका वही होता है। रीजनिंग कोई भी बंदा 5 से 6 मंथ में सीख जाता है। GS को तो आप बोल ही नहीं सकते कुछ, ठीक है, जैसा पढ़ोगे वैसा ही कर पाओगे। तो आप अपना स्ट्रॉन्ग कीजिएगा क्या, इंग्लिश पर फोकस कीजिएगा। जितनी वोकैब है ढंग से उसको पढ़िए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, या हम बोल सकते हैं कि फ्रेजल वर्ड, ये सारी चीज़ें पढ़िएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, आपका मैथ्स हो गया, आपका क्या हो गया, उसके बाद आपका मैथ्स आता है। मैथ्स को आप बेसिक स्ट्रॉन्ग रखिए, जो आपका 10th से नीचे तक का है उसको अच्छे से पढ़ रखिए। 10th में का भी, 9th का, 10th का, 8th का, ये सारा आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री है आपका, 11th में ट्रिग्नोमेट्री आता है, वो भी चल जाएगा इसमें।
अगर आपका मतलब अच्छे क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वैसे तो 10th लेवल तक का ही होता है। और अलजेब्रा है आपका, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनको आप अच्छे से पढ़िएगा बेसिक से समझ के, तो आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। वैसे अभी इसका मैं पेपर दिखा देता हूँ, पेपर देख लीजिए आप कैसा होता है। ठीक है, देखिए ये पेपर है इसका। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का पोर्शन है इसमें। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये आपका इंग्लिश का पोर्शन है। ये एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, और ये इस तरीके से आता है। देखिए इसमें पैसेज है आपका ये। ठीक, पैसेज में आप देख रहे हैं 5 क्वेश्चन आते हैं पैसेज से। मतलब ये आपका इम्प्रूवमेंट क्लोज टेस्ट बोलते हैं हम इसको, ये क्लोज टेस्ट है। और इंग्लिश का पोर्शन चल रहा है, इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका फ्रेजल वर्ब मतलब कि इडियम फ्रेज है। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। ये आपका इडियम फ्रेज हुई है इसमें। फिर से इसमें इनकरेक्ट एक वर्ड है, वो देखना है 14 में। ठीक है, इस तरीके के इसमें पेपर आता है। ये आपका इंग्लिश का पोर्शन चल रहा है, देख पा रहे होंगे आप अच्छे से। देखिए अभी आपके ये 19 क्वेश्चन हो गए, कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो आप देख रहे होंगे इसमें ये 25 क्वेश्चन आपके इसके हो गए इंग्लिश के। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए रीजनिंग ये होती है। जिसको नहीं पता है कि रीजनिंग क्या होती है, जिसने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, जैसे 12th के स्टूडेंट होंगे कुछ जो 12th से कम हो गए, तो उन्होंने नहीं देखी होगी ये। ठीक है, रीजनिंग क्या होती है। तो इस तरीके से देखिए ये चित्र है। ठीक है, इसे ये मान लीजिए आप, ये मिरर रखा हुआ है। ठीक है, और मिरर में जब आप देखेंगे तो कैसी आकृति बनेगी वो बताना है हमें। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, पढ़ोगे सब आ जाएगा। ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। ये कोई कागज़ है, उसको काटा पीटा गया है और फिर मोड़ा गया है। ठीक है, उस तरीके से फिर ये बना है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन सब रीजनिंग के हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये इस तरीके की रीजनिंग आती है। ठीक है, ये रीजनिंग होती है। आप समझ होंगे अब रीजनिंग क्या होती है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं सब सीख जाओगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का पोर्शन हो गया। कितने क्वेश्चन हो गए आपके इसमें, ये 24 और ये आपका 25, यानी 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो गए। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी मैथ। देखिए मैथ मैंने बोला टफ़ नहीं होती ज़्यादा, बिल्कुल आसान होती है। 12th लेवल तक की होती है, मतलब कि 10th लेवल तक की होती है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, 10th का ही क्वेश्चन है, आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। और आपका ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये अलजेब्रा का है। और आपका ये रेशियो प्रोपोर्शन का है। ठीक है, और ये आपका DI है, डाटा इंटरप्रेशन। ठीक है, डेटा दिया होता है आपको, उसको मतलब जो भी दिया होता है फाइंड करना है। और आपका ये एज वाले से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस से है। ठीक है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का है, ये फिर से DI आ गया। और ये इम्पोर्टेंट स्ट्रीम का है। सही है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके सब। ये मैथ में सब आसानी होती है, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। ये परसेंटेज से दिया हुआ है या मेंसुरेशन का ही है। ठीक है, और ये आपका ज्योमेट्री है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं। मैथ भी मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है मैथ के भी क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आसानी होते हैं। बस क्या होता है आपका, इसमें स्पीड बनानी होती है मेन चीज़। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आप कर भी पाओगे अगर जो 12th के स्टूडेंट हैंगे, जो 10th मतलब की है उन्होंने, वो भी कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो उसके बाद ये GS का पोर्शन आ जाता है। किसका, GS का। GS भी देख सकते हो आप किस तरीके की आती है, ये देख पा रहे होगे आप, ये GS आती है। ठीक है, इस तरीके से ये
आपका ये हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका करंट अफेयर से मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख रहे होगे, ये आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन है, ये आपका करंट का हो गया। फिर से करंट अफेयर काफ़ी आती है, और स्ट्रेटेजी की करंट अफेयर, ये फिर से करंट अफेयर का हो गया, ये भी करंट अफेयर का है, मैन बुकर पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। और आप देख सकते हो ये भी करंट अफेयर का है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। जापान की, इसमें जो जापान की रैंकिंग है वो पहले नंबर पर आती है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो। ये क्वेश्चन गलत हो गया बिल्कुल, फुद्दूसा, ए बी प्लस, वो माइनस लगा दिए इसमें, तो वो तो सब क्या ही होता है यार, ठीक है। देख सकते हो आप कैसे क्वेश्चन है इसमें जीएस के। ये महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था? 1917, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपने देख लिया कि पेपर भी किस तरीके का आता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि पेपर किस तरीके का आता है, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता ही दिया है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सब बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। बस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए यार, बस। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है, ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, कोशिश पूरी करूँगा कि आपका डाउट क्लियर हो, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलते हैं।